हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है प्रजीवगण या फिर प्रोटोजोआ। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो ये एक कोशिकीय या फिर यूनिसेल्यूलर जीव होते हैं। मतलब इनकी जो रचना है वो एक ही कोशिका की होती है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यदि हम इन्हें देखना चाहें तो हमें इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। आप बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के प्रयोग के आप इन्हें नहीं देख सकते। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे देखें तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वे समुद्री जल और बंधे हुए मीठे जल में मिलते हैं और ये अकेले या फिर कॉलोनी या फिर जिसे निवाह कहा जाता है उसमें रहते हैं। यदि हम यहाँ देखते हैं तो अभी तक लगभग 30,000 किस्मों की जो प्रोटोजोआ हैं वो ज्ञात हो चुके हैं। यदि हम प्रोटोजोआ का संगठन देखते हैं तो प्रोटोजोआ के शरीर के जो मूल घटक होते हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है उसके अधिकतर स्पीसीज में एक केंद्रक पाया जाता है, फिर भी कुछ कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें द्विकेंद्रक और बहुकेंद्रक भी पाया जाता है। यदि हम यहाँ साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म दो भाग में बटे हुए होते हैं। यदि हम जानना चाहें साइटोप्लाज्म क्या है तो किसी भी कोशिका की सबसे जो बाहरी लेयर होती है कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है उसके जो कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म है उसके दो भाग होते हैं। पहला है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है एंडोप्लाज्म। अंदर का जो भाग होता है वह एंडोप्लाज्म कहलाएगा और बाहर का जो भाग होता है वह एक्टोप्लाज्म कहलाता है। यदि हम एक्टोप्लाज्म की बात करें या फिर बाहरी भाग की बात करें तो ये स्वच्छ एवं समांग होते हैं और इनके द्वारा रक्षात्मक, गमनात्मक और संवेदनात्मक जो कार्य है वो किया जाता है प्रोटोजोआ के लिए। इनके द्वारा ही पादाब, फ्लैजिला, सीलिया इन अंगकों का निर्माण होता है। और ये जो अंगक हैं क्या क्या, पादाब, कशाभिका तथा सीलिया, इसके द्वारा ही जो प्रोटोजोआ है वो चलने में सक्षम होते हैं या फिर इनके जो चलन अंगक हैं ये कहलाते हैं। इसके द्वारा ही यहाँ पे संकुचनशील रिक्तिका या फिर वैक्यूल और जो कि एक उत्सर्जन अंग है उसका निर्माण होता है। यहाँ पे खाद्य रिक्तिका या फिर जिसे फूड वैक्यूल कहा जाता है उसका निर्माण भी यहाँ पे एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। साथ ही साथ एक सिस्ट नामक जो रक्षात्मक अंग होता है उसका निर्माण भी एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के दो भाग हो गए, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। यदि हम यहाँ पे एंडोप्लाज्म या फिर जो आंतरिक भाग है साइटोप्लाज्म का उसका बात करते हैं तो ये विषमांग होते हैं और कणिकामय होते हैं। इनका जो कार्य है वो जनन और पोषण करना होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो बाहरी साइटोप्लाज्म है जिससे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है उसके द्वारा फूड वैक्यूल का निर्माण होता है और ये जो फूड वैक्यूल है उसके द्वारा ये पाचन करते हैं। साथ ही साथ जल तथा अन्य तरल उत्सर्ग को बाहर निकालने के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वैक्यूल पाया जाता है। इसका निर्माण भी यहाँ पे हमने देखा कि वो एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। जिन प्रोटोजोआओं में क्लोरोफिल रहता है उनमें क्लोरोफिल के लिए हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर वर्णकी लवक रहता है। यदि हम यहाँ पे अब केंद्रक की देखें, पहले हमने देख लिया साइटोप्लाज्म। यदि हम देखें दूसरा केंद्रक की मुख्य जो विशेषता है तो प्रोटोजोआ कोशिका की महत्वपूर्ण संरचना केंद्रक है। यह जनन को नियमित तथा अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हम देखें तो जो प्रोटोजोआ हैं उनमें श्वसन संस्थान नहीं होता किंतु ऑक्सीकरण द्वारा ये अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन संस्थान की जो उपस्थिति है वह भी ठीक से यहाँ पे ज्ञात नहीं हुई है। जीवन के लगभग जो सभी कार्य हैं इनके कोशिका
द्रव्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अधिकांश प्रोटोजोआ आहार के लिए लघु पौधों, मल और दूसरे प्रोटोजोआओं पर निर्भर रहते हैं। यदि हम देखें तो परजीवी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी के ऊतकों पर रहते हैं। जिन प्रोटोजोआओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि यूग्लिना और वॉलवॉक्स इसके उदाहरण हैं। कुछ प्रोटोजोआ अपने शरीर की सतह द्वारा जल में जो आहार या फिर न्यूट्रिशन घुला होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का जो पोषण है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। कुछ प्रोटोजोआ परिस्थिति के अनुसार पादप, समभोजी या फिर होलोफाइटिक और मृतजीवी में बदलते रहते हैं। जैसे कि यदि हम यूग्लिना को देखें, यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है जो कि पादप समभोजी है और ये यदि अंधकार में इसे रख दिया जाता है अंधेरे में कुछ देर के लिए तो इसका जो क्लोरोफिल है वो समाप्त हो जाता है और ये मृतजीवी के समान कार्य करने लगता है। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्राणी समभोजी या फिर होलोजोइक होते हैं जो कि प्रग्रहण या फिर कैप्चर तथा अंतःग्रहण द्वारा कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ हम यहाँ देखें कि जो फोरेमिनिफेरा नामक एक गण है प्रोटोजोआ का, वो सुरक्षा के लिए अपने ऊपर खोल बनाते हैं। असामान्य स्थिति में कुछ प्रोटोजोआ सुरक्षा कला या फिर जो शिष्ट है जिसे कहा जाता है उसका निर्माण करते हैं। ये जो पुटी होती है वो प्रोटोजोआ की प्रतिरोधक अवस्था है। यदि हम यहाँ पे प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करना चाहें या फिर इनका जो वर्गीकरण है वो देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इन्हें 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मेस्टिगोफोरा, दूसरा है सार्कोडीना, तीसरा है स्पोरोजोआ, चौथा यहाँ पे है सिलिएटा और पांचवा है एक्टोरिया। तो चलिए देखते हैं पहला मेस्टिगोफोरा या फिर जिसे ही कसाभिका या फिर फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। इस वर्ग के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो चाबुक सदृश एक या अधिक कसाभिका रहती है, मतलब इनमें जो फ्लैजिला है वो पाया जाता है जो कि इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। इस वर्ग के प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परजीवी, प्राणी संभोजी एवं पादप संभोजी होते हैं। यदि हम यहाँ दूसरा प्रकार देखते हैं तो वह है सार्कोडीना या जिसे राइजोपोडा भी कहा जाता है। ये पादप द्वारा गमन करते हैं तथा भोजन करते हैं। यदि हम यहाँ तीसरा टाइप स्पोरोजोआ की बात करें तो इनमें कोई भी चालक अंगक नहीं पाया जाता या फिर लोकोमोटर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, क्योंकि इस जो अधिवर्ग के जो प्रोटोजोआ होते हैं वे परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं तो इन्हें लोकोमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके कारण इनमें जो है वो लोकोमोटर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। और ये जो वो होते हैं ये इनके इस स्पोरोजोआ वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं वे पुटी के अंदर जनन करते हैं। यहाँ पे हमारा चौथा यदि देखते हैं तो चौथा प्रोटोजोआ में यदि देखें तो वो कहलाता है सिलिएटा। ये सिलिया के द्वारा भोजन एवं गमन करते हैं। सिलिएटा द्विकेंद्रकी या फिर इनमें द्विकेंद्रक पाया जाता है, जिनमें से एक केंद्रक बड़ा होता है और दूसरा केंद्रक छोटा होता है। यहाँ पे पांचवा हमारा प्रकार है सक्टोरिया या सक्टोरिया। यदि हम सक्टोरिया की बात करें तो ये शिशु अवस्था में सिलिया द्वारा और वयस्क होने पर स्पर्शकों द्वारा गमन करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो भोजन है उसका अंतर्ग्रहण भी होता है। यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है। प्रोटोजोआ में प्रजनन दोनों प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार से। यदि हम सबसे पहले देखें अलैंगिक प्रकार से तो अलैंगिक प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, सरल द्विभाजन और दूसरा है बहुविभाजन। सरल द्विभाजन में प्रोटोजोआ अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और यदि हम यहाँ पे बहुविभाजन की बात करें तो इस विभाजन में 2 या अधिक प्रोटोजोआ उत्पन्न होते हैं और जो जनक कोष है
उसके केंद्र का बार बार यहाँ पे विभाजन होता रहता है और जो विभक्त हुए खंड बनते हैं इस विभाजन से उनको कोशिका द्रव्य घेर लेता है। जब यहाँ पे कोशिका का बनना पूर्ण हो जाता है तो कोशिका द्रव फटकर अलग हो जाता है और इससे जो प्रोटोजोआ है वो नए प्रोटोजोआ यहाँ पे बन जाते हैं। यदि हम यहाँ पे लैंगिक जनन देखें तो वो भी दो प्रकार से होता है, संयुग्मन और दूसरा है युग्मक संलयन। चलिए देखते हैं संयुग्मन क्या होता है या फिर कंजुगेशन। तो संयुग्मन में इस जनन में जो संयुग्मन जनन होता है उसमें दो यहाँ पे प्रोटोजोआ हैं वो आपस में संयोग करते हैं, पास में आते हैं और इसमें वो अपना जो केंद्रीय पदार्थ होता है उसका विनिमय करते हैं और बाद में जो ये प्रोटोजोआ होंगे, जनक प्रोटोजोआ होंगे, वे अलग हो जाते हैं और इस क्रिया के द्वारा जो नया जीव है, प्रोटोजोआ है, वो कुछ समय बाद बन जाता है। सिलिएटा का जनन संयुग्मन के द्वारा ही होता है और ये इसका उदाहरण है। यदि हम यहाँ पे दूसरा टाइप देखें युग्मक संलयन, तो इस क्रिया में युग्मक या फिर जो गैमेट होता है वो स्थायी रूप से संयुक्त करते हैं और केंद्रीय पदार्थ का यहाँ पे संपूर्ण विखंडन हो जाएगा और विखंडन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जायगोट उत्पन्न होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे प्रोटोजोआ का जो आर्थिक महत्व है उसको देखते हैं। प्रोटोजोआ का जो जैविक एवं आर्थिक महत्व है वो बहुत ही है। बहुत बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और ये पृथ्वी की उर्वरता जो है उसके कारक समझे जाते हैं। समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोआ समुद्री जीवों को खाने के काम आते हैं। प्राणी संभोजी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो जीवाणुओं का भक्षण कर उनकी जो संख्या है उसकी वृद्धि को रोकते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ जातियां पानी में विशिष्ट प्रकार की गंधों के कारक होते हैं। डिनोब्रियान एक प्रोटोजोआ है जो पानी में मछली की तरह की गंध तथा सिन्यूर पानी में पके हुए खीरे या फिर ककड़ी की तरह गंध के कारक बनते हैं। यहाँ पे प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व के साथ इनसे कई प्रकार की हानियाँ भी होती हैं। ये कई प्रकार के रोग जीवों में उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे आर्थिक महत्व के साथ इनके कई हानियाँ भी हैं। दोस्तों यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।